कभी कभी सच खुद सामने आकर चीखता है, लेकिन उस चीख के पीछे अगर झूठ छुपा हो तो कहानी और भी डरावनी हो जाती है। आज की ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक पति अचानक लापता हो जाता है। परिवार तलाश में जुटा है, पुलिस उलझन में है, और तभी उसकी पत्नी कुछ ऐसा कहती है जो सबको सन्न कर देता है। वो दावा करती है कि उसे सपने में सब दिखाई दिया, कत्ल, खून, और वो जगह जहां लाश पड़ी है। ना कोई सबूत, ना कोई जानकारी, फिर भी हर बात सटीक। क्या ये सच में कोई आत्मा का साया था, या फिर ये एक खौफनाक प्लान का हिस्सा? आज की ये कहानी आपको बताएगी कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाकी सबसे बड़ा सुराग बन जाती है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल कर रख देगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश के जिला धौलपुर में सैपो नाम का एक पुलिस थाना है। इसी सैपो थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव पड़ता है, दौनारी। दौनारी गांव के रहने वाले हैं रविकांत ठाकुर, जो पेशे से टाइल्स मिस्त्री है। गांव में उनका नाम जाना पहचाना है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी वे धौलपुर में नहीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बेंगलुरु में बिताते हैं। वहीं रहकर वे टाइल्स लगाने का काम करते हैं और मेहनत से अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। दौनारी में उनका भरा पूरा परिवार है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। गांव की गलियों में उनका घर हमेशा आबाद रहता है। बस एक कमी रहती है, रविकांत की गैर मौजूदगी। काम की मजबूरी उन्हें दूर रखती है, इसलिए महीनों बाद ही उनका गांव आना हो पाता है। जब भी वे लौटते हैं, घर में जैसे त्योहार सा माहौल बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 26 दिसंबर 2025 को, जब साल के आखिरी दिनों में रविकांत बेंगलुरु से अपने गांव दौनारी लौटे। बहुत दिनों बाद बेटा और पति घर आया था। बच्चों की आंखों में खुशी थी, पत्नी के चेहरे पर सुकून, और रिश्तेदार हाल चाल पूछने के लिए जमा हो गए। खाना, बातें, हंसी, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक लंबे इंतजार के बाद होता है। परिवार में किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। बस एक ही बात थी जो अक्सर चुपचाप महसूस की जाती थी, पति और पत्नी के बीच की दूरी। रविकांत बेंगलुरु में और पत्नी बच्चे दौनारी में। यही दूरी कभी कभी सवाल बनकर सामने आ जाती थी। इन्हीं बातों को लेकर पति पत्नी के बीच बातचीत भी होती थी। वे आने वाले दिनों की योजनाएं बनाते थे। या तो रविकांत धौलपुर आकर यहीं सेटल हो जाएंगे, या फिर पत्नी और बच्चों को अपने साथ बेंगलुरु ले जाएंगे। इन सब बातों के बीच अगला दिन आया। 27 दिसंबर की सुबह थी। घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। रविकांत ने बाजार जाने की बात कही और घर से निकल पड़े। परिवार को लगा कि वो रोज की तरह थोड़ी देर में लौट आएंगे। वो अक्सर ऐसे ही निकलता था और थोड़ी देर में लौट आता था, लेकिन इस दिन समय कुछ अलग ही करवट लेने वाला था। बाजार जाने के बाद न तो रविकांत वापस लौटता है और न ही अपने मोबाइल से कोई फोन करता है। घर वालों को न कोई सूचना मिलती है, न कोई संदेश, यहां तक कि यह भी नहीं कि वो कहीं रुक गया है या किसी और जगह चला गया है। घर में सब लोग दिन भर उसका इंतजार करते रहते हैं। शुरुआत में किसी को ज्यादा चिंता नहीं होती। सभी यही सोचते हैं कि शायद काम में लग गया होगा या किसी जान पहचान वाले से मिल गया होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, बेचैनी बढ़ने लगती है। शाम ढलने लगती है और तब घरवाले रविकांत को फोन करना शुरू करते हैं। कई बार कॉल मिलाते हैं, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता है, फोन स्विच्ड ऑफ। पहले तो परिवार को लगता है कि शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। इसी उम्मीद में वे और इंतजार करने का फैसला करते हैं, लेकिन घंटे पर घंटे बीतते जाते हैं। रात हो जाती है, फिर भी रविकांत का कोई अता पता नहीं होता। अब चिंता साफ तौर पर डर में बदलने लगती है। खासकर उसकी पत्नी रजनी पूरी तरह घबरा जाती है। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से भरने लगता है। रजनी रिश्तेदारों से बात करती है, गांव में लोगों को पूछती है, सबको बताती है कि रविकांत सुबह से लापता है। धीरे धीरे ये खबर पूरे परिवार और नातेदारों में फैल जाती है। सब लोग चिंतित हो उठते हैं। चर्चा होने लगती है कि अब पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। इसी सोच विचार और कशमकश में 27 दिसंबर की पूरी रात निकल जाती है। कोई ढंग से सो नहीं पाता। हर आहट पर लगता है कि शायद रविकांत लौट आया हो। फिर सुबह होती है। घरवाले दोबारा उसे ढूंढने की तैयारी करने लगते हैं। ये तय किया जाता है कि अब पुलिस के पास जाया जाएगा। लेकिन इसी बीच इस परिवार के साथ कुछ ऐसा घटता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
एक अजीबो गरीब घटना इस परिवार में होती है। सुबह होते होते घर में बेचैनी अपने चरम पर थी। पुलिस के पास जाने की तैयारी चल ही रही थी कि तभी घर के भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई। ये हलचल किसी बाहर की खबर से नहीं, बल्कि घर की बहू रजनी से जुड़ी हुई थी। अचानक रजनी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में ऐसा आतंक था कि घर के सभी लोग घबरा गए। कोई समझ ही नहीं पाया कि एकदम से उसे क्या हो गया। रजनी रोते चिल्लाते हुए कहने लगी कि उसे रात में एक सपना आया है। सपने में उसने देखा कि उसके पति रविकांत पर किसी ने हमला किया है। वो खून से लथपथ पड़ा है, बेसुध हालत में कहीं गिरा हुआ है। ये सुनते ही घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल से जो डर दिल में दबा हुआ था, वो अब शब्दों में सामने आ चुका था। घर के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस बात को कैसे लिया जाए। क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना था, या फिर सच में कोई ऊपरी साया, कोई अनदेखी शक्ति रजनी पर आ गई थी। गांव में ऐसी बातों पर लोग जल्दी यकीन भी कर लेते हैं और डर भी जाते हैं। रजनी की हालत देखकर घर और गांव दोनों के लोग परेशान हो गए। अब सबने रजनी से सवाल पूछने शुरू किए। उससे कहा गया कि अगर सपना देखा है तो साफ साफ बताओ, रविकांत कहाँ है, किस जगह पर है, उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए, रजनी का व्यवहार और भी अजीब होता चला गया। उसकी आवाज सामान्य नहीं रही। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आंखें फैलाकर देखने लगी, और उसकी आवाज अचानक बहुत ऊंचा हो गया। वो चिल्लाकर कहने लगी कि रविकांत पर हमला हुआ है, उसे किसी ने मार दिया है, और वो शेरगढ़ के किले में है, हमें वहीं जाना होगा। ये सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शेरगढ़ का किला, ये नाम सुनते ही सब सिहर उठे। गांव से दूर, सुनसान और रहस्यमय जगह। सबसे बड़ी उलझन ये थी कि रजनी तो लगातार घर में ही थी। बीते दिन भी वो घर से बाहर नहीं गई थी। जब रविकांत बाजार जाने के लिए निकला, उससे पहले भी वो घर में ही थी। उसने कुछ देखा नहीं, किसी से कुछ सुना नहीं। फिर अगर रविकांत के साथ कोई अनहोनी हुई भी, तो रजनी को इसकी जानकारी कैसे मिली? घर वाले इस बात को लेकर और भी हैरान हो गए। रजनी की हालत, उसके शब्द और उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर वे इस नतीजे पर पहुंचने लगे कि शायद ये सब सामान्य नहीं है। किसी को लगने लगा कि उस पर किसी आत्मा का साया आ गया है। कुछ लोगों के मन में यह डरावना ख्याल भी आया कि हो सकता है खुद रविकांत की आत्मा ही रजनी के शरीर के जरिए बोल रही हो, जैसे वो दुनिया को यह बताना चाहती हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसका कत्ल कर दिया गया है। इन ख्यालों के बीच घर वालों ने रजनी से और साफ साफ सवाल पूछने शुरू किए। उससे पूछा गया कि यह सब कितने बजे हुआ, रविकांत शेरगढ़ के किले में ठीक किस जगह पर है, उसने सपने में और क्या क्या देखा, और सबसे अहम सवाल, रविकांत पर हमला किसने किया। जितने सवालों के जवाब रजनी दे पाती थी, वो देती जाती थी। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा सवाल आता जिसका जवाब वो नहीं दे पाती, उसकी हालत फिर बिगड़ने लगती। वो जोर जोर से चीखने लगती, बदहवास हो जाती और बार बार पानी मांगने लगती। घर का माहौल और ज्यादा डरावना हो गया था। हर किसी के मन में डर बैठ चुका था। एक तरफ ये आशंका जान खाई जा रही थी कि कहीं सच में रविकांत की हत्या तो नहीं हो गई, किसी ने उसे बेरमी से मार तो नहीं दिया। दूसरी तरफ ये नया सदमा था कि उसकी पत्नी रजनी पर आखिर ये कैसा साया आ गया है। परिवार दोहरे डर और सदमे से जूझ रहा था। इन्हीं सब हालात के बीच आखिरकार घरवालों ने एक फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि जब रजनी बार बार शेरगढ़ के किले का नाम ले रही है, तो वहां जाकर एक बार देखना चाहिए। क्या पता कोई सुराग मिल जाए, क्या पता उनका बेटा कहीं वहीं हो। उम्मीद और डर दोनों को साथ लेकर उन्होंने शेरगढ़ जाने का निश्चय किया। परिवार के लोग और कुछ नाते रिश्तेदार इकट्ठा हुए। एक गाड़ी बुक करवाई गई। दौनारी गांव से सभी लोग भारी मन और कांपते दिल के साथ शेरगढ़ के किले की ओर रवाना हो गए, इस उम्मीद में कि वहां उन्हें अपने बेटे रविकांत का कोई निशान मिल जाए। दौनारी गांव से शेरगढ़ के किले की दूरी करीब 30 किलोमीटर थी। यह कोई पास पड़ोस का इलाका नहीं था, बल्कि काफी दूर और सुनसान रास्तों से होकर जाने वाला इलाका था। जब परिवार ने वहां जाने का फैसला किया, तो उन्होंने रजनी से भी साफ कहा कि उसे भी साथ चलना होगा। वजह यही थी कि जिस तरह से वो सपनों और इशारों में बातें बता रही थी, अगर सच में कुछ है तो मौके पर जाकर वो सही जगह की ओर इशारा कर पाएगी। रजनी इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी हालत रास्ते भर सामान्य नहीं रही। कभी वो रोने लगती, कभी अचानक चिल्लाने लगती, कभी अजीब अजीब हरकतें करने लगती। सवाल पूछे जाते तो कुछ के जवाब वो दे देती, और कुछ सवालों पर अचानक चुप हो जाती, या फिर बेमतलब बहकी बहकी बातें करने लगती। गाड़ी के अंदर का माहौल भारी था। डर,
संशय, उम्मीद और अनहोनी की आशंका सब कुछ एक साथ मौजूद था। इसी कशमकश और असमंजस के बीच परिवार के लोग रजनी को साथ लेकर शेरगढ़ के किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने स्तर पर किले और उसके आसपास के इलाके में तलाश शुरू की। किला और उसके चारों ओर का इलाका वैसे ही सुनसान और डरावना था। ऊपर से मन में पहले से ही अनजाना डर बैठा हुआ था। और फिर वही हुआ जिसका डर सबके दिल में दबा हुआ था। सबसे पहले उनकी नजर कुछ खून के छींटों पर पड़ी। जमीन पर पड़े खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर सबके चेहरे उतर गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगे। मन में पहला ख्याल यही आया, कहीं ये खून रविकांत का तो नहीं। लेकिन कोई भी इस सच्चाई को तुरंत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कोई कैसे मान ले कि उसका बेटा, पति या भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई। खून के धब्बों की जो एक पतली सी लकीर बनी हुई थी, उसे फॉलो करते हुए वे आगे बढ़े। वो निशान उन्हें धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर ले जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल और ज्यादा भयावह होता चला गया। और जब जंगल के भीतर जाकर उन्होंने जो मंजर देखा, वो इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। जंगल के अंदर पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया, उसने सबको भीतर तक हिला दिया। वहां रविकांत का शव पड़ा हुआ था। उसका सिर, चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा भारी पत्थरों से बुरी तरह कुचला हुआ था। चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था, इतना कि पहली नजर में पहचान कर पाना नामुमकिन था। चेहरा विकृत था, जैसे जानबूझकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई हो। हालांकि कपड़े, शरीर की बनावट, पहनावा और हुलिये से घरवालों ने पहचान कर ली कि ये शव रविकांत का ही है। पत्नी रजनी भी साथ ही थी। जैसे ही उसकी नजर शव पर पड़ी, वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। पूरा परिवार सदमे में था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अब सवालों का सिलसिला और गहरा हो गया था। अगर रविकांत की यहां हत्या हुई है, तो रजनी को इसकी जानकारी कैसे मिली? वो भी तब जब वो लगातार घर में ही मौजूद थी। न उसने रविकांत का पीछा किया, न वो कभी शेरगढ़ के किले तक गई। फिर घर बैठे बैठे उसे ये सब कैसे पता चला? हमला, खून और यहां तक कि जगह का नाम। घरवाले इन्हीं सवालों में उलझे हुए थे कि तभी उन्होंने मौके पर एक और हैरान कर देने वाली चीज देखी। वो चीज थी रजनी का दुपट्टा। वही दुपट्टा जो वो रोज पहनती थी। जांच करने पर साफ लग रहा था कि उसी दुपट्टे से पहले रविकांत का गला कसा गया था। उसके बाद उसके सिर पर पत्थर या भारी चीज से वार किया गया था, ताकि सिर पूरी तरह कुचल जाए और पहचान न हो सके। ऐसा लग रहा था कि पहले गला घोटकर उसे बेहोश या मारने की कोशिश की गई, और फिर पहचान छुपाने के लिए चेहरे को पत्थरों से बेरमी से कुचला गया। यह दृश्य जितना खौफनाक था, उतना ही उलझा हुआ भी। सबसे बड़ा सवाल अब यही था कि रजनी का दुपट्टा उसके पति रविकांत के पास शेरगढ़ के किले में कैसे पहुंचा। जाहिर है 27 तारीख को जब रविकांत बाजार जाने के लिए घर से निकला था, तो वो अपनी पत्नी का दुपट्टा अपने साथ लेकर नहीं गया होगा। अगर कोई मफलर, गमछा या कोई और कपड़ा होता तो बात समझ में भी आती। लेकिन किसी आदमी का अपनी बीवी का दुपट्टा साथ लेकर निकलना सामान्य बात नहीं है। इसी वजह से घरवाले और ज्यादा उलझन में पड़ गए। उनके सामने दो बड़े सवाल खड़े थे। पहला, रजनी का दुपट्टा वहां शेरगढ़ के किले के पास आखिर पहुंचा कैसे? और दूसरा, रजनी को पहले से ये सब कैसे पता था? घरवाले इस सच्चाई को जानना चाहते थे। वे ये भी जानना चाहते थे कि उनके बेटे रविकांत का कत्ल किसने किया। इन तमाम सवालों और आशंकाओं के बीच परिवार के लोगों ने रजनी के साथ मिलकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी। धौलपुर पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रविकांत की लाश एक गहरी खाई में पड़ी हुई थी। इलाका दुर्गम था, नीचे उतरना आसान नहीं था। पुलिस टीम ने रस्सियों की मदद ली और खाई में उतरकर शव को बाहर निकाला। डेड बॉडी को रिकवर करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 29 दिसंबर 2025 को लगभग दोपहर 3 बजे पीसीआर पर सूचना प्राप्त हुई कि शेरगढ़ किले के पीछे की बीड़ में एक खाई के अंदर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। डेड बॉडी का सिर गंभीर रूप से घायल अवस्था में था। सिर पर गहरी चोट के निशान थे, जिससे साफ प्रतीत हो रहा था कि उस पर भारी वस्तु से वार किया गया था। इसके बाद शव की शिनाख्त करवाई गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि ये डेड बॉडी दौनारी गांव के निवासी रविकांत ठाकुर पुत्र सोबन की ही थी।
पहचान होते ही मामला और भी गंभीर हो गया। पुलिस ने मौके पर एफएसएल और एमआईयू की टीमों को बुलाकर साक्ष्यों का विधिवत संग्रह करवाया। खून के नमूने, पत्थर, दुपट्टा और आसपास के अन्य भौतिक साक्ष्य जब्त किए गए। तत्पश्चात इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर औपचारिक रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जांच के दौरान पुलिस को कई तरह के साक्ष्य हाथ लगे। कुछ तकनीकी साक्ष्य थे, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और संपर्कों से जुड़ी जानकारी। कुछ मानवीय इनपुट भी सामने आए। गांव और आसपास के लोगों से पूछताछ में ये बात निकल कर आई कि रविकांत के संपर्क में हाल के दिनों में कुछ संदिग्ध व्यक्ति थे। इन सभी इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के दायरे में लिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस को यह समझ में आया कि रविकांत, जो बाहर मजदूरी का काम करता था और लंबे समय बाद गांव लौटता था, उसकी गैर मौजूदगी में घर के भीतर ही कुछ ऐसा पनप रहा था जिसकी भनक उसे नहीं थी। कुछ ही दिन पहले वो बेंगलुरु से अपने गांव लौटा था और शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी वापसी किसी को खटक रही है। जांच में जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आया वो ये था कि इस पूरी घटना को अंजाम देने में रविकांत की पत्नी की भूमिका सामने आई। पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे ये खुलासा हुआ कि रविकांत की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। इसी आधार पर उसके प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। शाहरुख से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने सामने आए साक्ष्य उसके सामने रखे तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि किस तरह योजना बनाई गई, कैसे रविकांत को शेरगढ़ के इलाके में ले जाया गया और फिर वहां उसकी हत्या की गई। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, जबकि पुलिस की छानबीन लगातार जारी थी। पुलिस हर पहलू को जोड़ने में लगी थी। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर रविकांत का कत्ल क्यों किया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के सामने दो ऐसी बातें आई जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पहली बात, रजनी के ऊपर अचानक ऊपरी साया आने की कहानी। जिस तरह से उसने बिना किसी ठोस जानकारी के हत्या, खून और शेरगढ़ के किले की जगह बताई, वो किसी भी सामान्य संयोग से कहीं ज्यादा था। दूसरी बात, मौके वारदात पर रजनी का दुपट्टा मिलना। यही दुपट्टा जिससे रविकांत का गला कसा गया था। घरवाले और गांव के लोग भले ही एक बार ये मान ले कि कोई आत्मा का साया होगा, कोई दैवीय संकेत होगा, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं सोच सकती थी। पुलिस का काम विज्ञान, साक्ष्य और तर्क के आधार पर सच तक पहुंचना होता है। वो अंधविश्वास या अंधश्रद्धा के सहारे किसी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा सकती थी। ये मान लेना कि किसी आत्मा ने आकर रजनी को उसके पति की मौत की जगह बता दी, ये बात पुलिस के लिए अस्वीकार्य थी। अब पुलिस को लगने लगा कि रजनी को अपने पति की मौत की सच्चाई पहले से पता थी। शायद वही ये जानती थी कि रविकांत को कहां मारा गया। शायद वही जानती थी कि किसने मारा। और सबसे अहम बात, संभव है कि वही अपने किसी जानकार या करीबी कातिल को वो दुपट्टा देकर गई हो, जिससे पहले रविकांत का गला घोंटा गया और फिर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई। ये शक धीरे धीरे गहरा होता चला गया। अब ये महज एक संयोग नहीं लग रहा था, बल्कि एक सोची समझी साजिश की तरह सामने आ रहा था। इन्हीं वजहों से पुलिस ने रजनी से औपचारिक पूछताछ करने का फैसला किया। हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने रजनी के मोबाइल फोन की पूरी जानकारी जुटाई। उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया गया। यह देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में उसने किन किन नंबरों पर बात की थी, कितनी देर बात हुई थी और किन लोकेशनों से कॉल्स की गई थी। पुलिस को यकीन था कि अगर यह हत्या किसी साजिश का नतीजा है तो उसका पहला सुराग रजनी के फोन के भीतर ही छिपा होगा। पुलिस जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड देखकर आगे बढ़ी तो वो सचमुच सन्न रह गई। रजनी रोजाना अपने पति रविकांत से नहीं, बल्कि किसी और युवक से लगातार 5 से 6 घंटे मोबाइल पर बात कर रही थी। 24 घंटे के दिन में अगर कोई गृहिणी किसी एक व्यक्ति से इतनी लंबी बातचीत करे तो उस रिश्ते की गहराई अपने आप समझ में आ जाती है। यह साफ हो चुका था कि रविकांत की गैर हाजिरी में रजनी किसी और युवक के साथ भावनात्मक ही नहीं, बल्कि निजी रूप से भी जुड़ चुकी थी। जांच में सामने आया कि ये युवक सैपो थाना क्षेत्र की ही एक कॉलोनी, गर्ग कॉलोनी का रहने वाला था। उसका नाम था शाहरुख खान। शाहरुख पेशे से ऑटो चालक था। रोजमर्रा की आवाजाही के दौरान ही रजनी और शाहरुख की मुलाकात हुई थी। शुरुआत में बातचीत हुई, फिर दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती मुलाकातों में बदल गई। रविकांत जब बेंगलुरु में रहता था तब उसकी गैर मौजूदगी में दोनों का मिलना जुलना बढ़ता चला गया। लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी।
किसी न किसी माध्यम से रविकांत को अपनी पत्नी और शाहरुख के रिश्ते की जानकारी मिल गई। उसने अपनी पत्नी को समझाने और रोकने की कोशिश की। उसने शाहरुख को भी साफ शब्दों में मना किया कि वो उसके घर न आए। भले ही रविकांत ज्यादातर समय बेंगलुरु में रहता था, लेकिन जब जब वो गांव आया, उसने रजनी के व्यवहार और उसके मोबाइल पर बार बार आने वाली कॉल्स को नोटिस किया। उसी दौरान उसने दोनों को चेतावनी दी और आगाह किया कि ये रिश्ता खत्म कर दिया जाए। लेकिन रविकांत की ये रोक टोक रजनी और शाहरुख दोनों को नागवार गुजरी। उनके लिए रविकांत अब एक रुकावट बन चुका था। इसी नाराजगी, डर और अपने रिश्ते को बचाने की जिद में रजनी और शाहरुख ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। धीरे धीरे ये तय हो गया कि अगर ये रास्ते का रोड़ा हटाना है तो हमेशा के लिए हटाना होगा। पुलिस ने जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए और दोनों मोबाइल फोन की हिस्ट्री का गहराई से विश्लेषण किया, तो ये साफ हो गया कि रजनी और शाहरुख के बीच असामान्य रूप से लंबी और लगातार बातचीत हो रही थी। इसी आधार पर पुलिस ने शाहरुख को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में उसने टालने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ होते ही उसकी हिम्मत टूट गई और वो पूरी सच्चाई उगलने पर मजबूर हो गया। शाहरुख ने पुलिस को बताया कि पूरी योजना पहले से तय थी। उसने रविकांत को शराब पिलाने और घूमने फिरने का झांसा दिया था। दावत और मौज मस्ती के बहाने वो उसे अपने साथ शेरगढ़ के किले तक ले गया। शाहरुख की रविकांत से जान पहचान भी किसी संयोग से नहीं, बल्कि खुद रविकांत की पत्नी रजनी ने करवाई थी। बाद में रजनी ने अपने पति से यह कहकर बात संभाली थी कि अब शाहरुख का घर आना जाना बंद हो गया है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के अनुसार हत्या से पहले रजनी ने शाहरुख को घर बुलाया, रात उसके साथ रुकी, उसके साथ संबंध बनाया और अगली सुबह रविकांत को शाहरुख के साथ बाइक से बाजार भेज दिया। रविकांत को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। जब शाहरुख ने उसे शराब पीने का न्योता दिया तो उसने शक नहीं किया। पत्नी की बातों पर भरोसा करके और दोस्ती के भरोसे वो उसके साथ घूमने के लिए तैयार हो गया। दोनों शेरगढ़ के किले के पास जंगलों में स्थित सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां शाहरुख ने जानबूझकर रविकांत को ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाई और फोन पर रजनी से बात करता रहा। आरोप है कि रजनी ने फोन पर कहा, फोन चालू रखना, मुझे इसकी चीख पुकार सुननी है। जैसे ही रविकांत कमजोर और बेकाबू हुआ, शाहरुख ने मौके का फायदा उठाया। उसके पास पहले से ही रजनी का दिया हुआ दुपट्टा था। उसी दुपट्टे से उसने रविकांत का गला घोंट दिया। जब उसे लगा कि सिर्फ गला घोंटने से अगर लाश मिली तो पहचान हो सकती है, तो उसने बड़े पत्थरों से रविकांत के सिर पर बेरमी से वार किए और चेहरे को पूरी तरह कुचल दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। शाहरुख को पूरा भरोसा था कि यह राज कभी सामने नहीं आएगा। उसे लगा था कि जंगल, खाई और पत्थर सब कुछ सच्चाई को हमेशा के लिए दफना देंगे। लेकिन सच चाहे जितनी गहराई में छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। यह खौफनाक साजिश भी आखिरकार पुलिस की जांच के आगे टूट गई और रविकांत की हत्या का राज खुल गया। पूछताछ में ऑटो ड्राइवर शाहरुख ने बताया कि 1 साल पहले रजनी पति को बेंगलुरु छोड़ने के लिए गांव से धौलपुर रेलवे स्टेशन आई थी। पति को छोड़ने के बाद रजनी मेरे ऑटो में बैठकर अपने गांव तक गई थी। पहली मुलाकात के करीब 15 दिन बाद हम दोनों की दूसरी मुलाकात हुई। तब धौलपुर सामान लेने आई रजनी मेरे ऑटो में बैठकर अपने गांव गई थी। रजनी ने मुझे अपना फोन नंबर दे दिया। इसके बाद हम दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर रविकांत की हत्या रजनी ने अपने प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर करवाई थी, तो फिर उसे भूत प्रेत और आत्मा के साए वाला ये सारा नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब धीरे धीरे पुलिस की समझ में आने लगा। रजनी दरअसल खुद को बहुत चालाक साबित करना चाहती थी। वो चाहती थी कि रविकांत की मौत का सच सामने आ जाए, लेकिन ये सच कभी सामने न आए कि इस हत्या के पीछे वही और उसका प्रेमी है। वो आधी अधूरी बातें बता रही थी, उतनी ही जितनी जानकारी उसे शाहरुख से मिली थी। बाकी खाली जगहों को वो भूत प्रेत, आत्मा और सपनों की कहानी से भर रही थी। उसका मकसद ये था कि लोग मौत को तो स्वीकार कर लें, लेकिन कातिल तक पहुंचने की दिशा में न सोचें। गांव के लोग और परिवार एक बार के लिए आत्मा साया जैसी बातों पर यकीन भी कर सकते थे, लेकिन पुलिस के लिए ये सिर्फ एक नाटक था। इस पूरी हरकत के पीछे एक और पहलू भी हो सकता है। संभव है कि रजनी के भीतर कहीं न कहीं गिल्ट का भाव भी पनप रहा हो। रविकांत भले ही उसका प्रेम नहीं रहा हो, लेकिन वो एक बेगुनाह इंसान था। उसके साथ रजनी की कोई खुली दुश्मनी या रोज रोज की खून खराबे वाली लड़ाई नहीं थी। ऐसे में अपने ही पति की हत्या करवाने के बाद उसका मन अपराध बोध से भर गया हो और उसी अपराध बोध ने उसे इस तरह का व्यवहार करने पर मजबूर किया हो।
हो सकता है ये भूत प्रेत का साया न होकर एक टूटा हुआ मन हो, जो अपने किए का बोझ सहन नहीं कर पा रहा था। और यह भी हो सकता है कि यह सब सिर्फ एक सोची समझी चाल थी, ताकि पुलिस को भ्रम में रखा जा सके। इस हरकत के पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही थी, ये तो जांच और काउंसलिंग के बाद ही पूरी तरह साफ हो सकता है। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से रजनी की काउंसलिंग होती है, तो शायद वही ये समझा पाए कि किन हालातों में उसने आत्मा, सपने और साए की कहानी गढ़ी, और क्यों उसने रविकांत की मौत को इस रहस्यमय रूप में दुनिया के सामने रखा। ये उसने क्यों कहा और किन हालात में कहा, ये तो अब मनोवैज्ञानिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अगर कुछ देर के लिए हम रजनी की उस कहानी को मान भी लें, जिसमें वो कह रही थी कि उसे सपने में अपने पति की मौत और उसकी लाश की जगह का पता चला, तो उसी कहानी ने, उसी ड्रामे ने इस पूरे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। अगर रजनी ये सब नाटक नहीं करती, अगर वो भूत प्रेत, आत्मा और सपनों की बात नहीं करती, तो भी ये जरूरी नहीं था कि रविकांत की मौत का सच हमेशा छुपा रह जाता। देर सवेर उसकी लाश वहां से बरामद होती ही पुलिस उसके मोबाइल फोन की लोकेशन चेक करती, ये देखती कि आखिरी बार उसका फोन कहां एक्टिव था। घरवाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुके होते। इसके बाद पुलिस उसी तरह कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालती, जैसे इस मामले में खंगाले गए। किसी न किसी मोड़ पर यह केस खुलता जरूर। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि रजनी की जरूरत से ज्यादा चालाकी ने इस मामले को जल्दी सामने ला दिया। वो खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही थी, आधी सच्चाई बताकर बाकी को आत्मा और साए के नाम पर ढक देना चाहती थी। लेकिन वही चालाकी उसके लिए सबसे बड़ी गलती बन गई। उसका ये ड्रामा, उसकी घबराहट, उसकी जल्दबाजी और उसकी बनाई हुई कहानी, इन सब ने मिलकर पुलिस का ध्यान उसी दिशा में मोड़ दिया जहां से असली सच सामने आया। और आखिरकार पुलिस ने न सिर्फ रजनी को, बल्कि उसके प्रेमी शाहरुख खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, आकाश को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला था। अगर वो अपनी गलती सुधार लेता तो आज जीवित होता। मैम सही कहा, अगर आकाश ने समय पर अपनी गलती सुधार ली होती तो आज हालात अलग होते। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, अगर रत्ना और उसकी बेटियों को सूर्या से इतनी समस्याएं थी तो उन्होंने पहले ही कानून की मदद क्यों नहीं ली। हो सकता है कि सूर्या के पिता ने जो आरोप लगाए हैं वही सच हो। मैम, हर कोई तुरंत कानून का सहारा नहीं ले पाता। कई बार डर, सामाजिक दबाव और पारिवारिक परिस्थितियां लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर देती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, शादीशुदा होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कोमल अपने बहकते कदमों को रोक नहीं पाई और आकाश ने भी अपनी पत्नी की परवाह किए बिना कोमल के साथ अवैध संबंध बनाए। ऐसे हालात में किसी की मौत और किसी का जेल जाना तय है। मैम, गलत फैसलों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है तो उसका खामियाजा सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि कई जिंदगियां भुगतती है। भरोसे और जिम्मेदारी की अनदेखी आखिरकार विनाश लाती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, आई सॉ दिस वीडियो व्हेन इट वेंट वायरल। इट वाज रियली हार्ट रेंचिंग। द लेडी वाज ओवर स्मार्ट एंड हैड मेनी लवर्स, but that didn't mean he would kill someone. Ma'am, I agree. The video was really heart-wrenching. Even if the lady was oversmart or had multiple relationships, that can never justify killing someone. Nothing gives anyone the right to take a life. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, सच्चा प्यार त्याग और समर्पण करता है, हिंसा नहीं। विश्वास सन की था, एक की जान चली गई और कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। सन की कही का। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई, सर बिल्कुल सही कहा, प्यार कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो समझ और सम्मान सिखाता है। सनक के नाम पर की गई हिंसा ने एक नहीं कई जिंदगियां तबाह कर दी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, शी चीटेड ऑन हर हस्बैंड, अ चॉइस दैट कॉस्ट हर मोर देन शी एवर इमेजिन्ड। इन द एंड ऑल शी गॉट वाज अ लाइफ फिल्ड विद शेम, not just for herself, but for her children as well. What a shame. Nahid Khan from United States of America. Ma'am, I understand you feel strongly about this situation. However, personal matters are often far more complex than they appear from the outside, and I prefer not to judge or comment harshly on anyone's life choices, especially when families and children are involved. I hope everyone concerned finds peace and healing. Ma'am, thank you very much for your support. विवेक कुमार जी ने कमेंट किया है,
आदमी बहुत ही घटिया था और ऐसी मौत डिजर्व करता था। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई। हेलो सिस्टर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। स्मितल जी ने कमेंट किया है, दरिंदगी की भी हद होती है, ये लोग शैतान हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रीति कुमारी जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक जी, सो सैड स्टोरी सर जी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रिंकी देवी जी ने कमेंट किया है, सो सैड। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अफरीन शेख जी ने कमेंट किया है, बहुत दुखद घटना। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक कमेंट व्यू विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नेहा ऑफिशियल नाम की आईडी से कमेंट आया है, सो सैड स्टोरी, आई एम नेहा फ्रॉम हैदराबाद। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पूनम प्रजापति जी ने कमेंट किया है, सेकंड कमेंट विवेक सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीर जी ने कमेंट किया है, देवालिका और बाकी लड़कियां मुझे समझ में नहीं आती, 1-2 घंटे बाद भी करती है, अकेले में मिलने आ जाती है और फिर कह देती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, और एक सहपाठी उन्हें मैसेज क्यों कर रहा है और उन्होंने उसे अपना नंबर क्यों दिया। सर हर किसी का बात करने और दोस्ती निभाने का तरीका अलग होता है। किसी से बात करना या मिलना हमेशा रोमांटिक मतलब नहीं रखता। अगर दोस्त कहा है तो शायद उनकी नीयत वही होगी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संगीता अस्थाना जी ने कमेंट किया है, आजकल मोबाइल का दौर है, अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाकर सूर्या का वीडियो बना लिया जाता जब वो उसकी बड़ी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा था तो एक मजबूत केस बन सकता था। लेकिन अगर रत्ना सही है तो उस स्थिति में हत्या हो जाना स्वाभाविक सा लगता है, क्योंकि वे लोग किस हालात से गुजर रहे थे ये सिर्फ वही जान सकते हैं। उम्मीद करती हूं कि पुलिस सही और ईमानदारी से जांच करेगी। मैम आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन हर इंसान उस समय किस मानसिक स्थिति में होता है ये बाहर से समझना आसान नहीं होता। हालात कभी कभी इंसान से ऐसी प्रतिक्रिया करवा देते हैं जिसकी उसने खुद भी कल्पना नहीं की होती। उम्मीद है पुलिस निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करेगी और सच सामने आएगा। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। इंशा खान जी ने कमेंट किया है, अब क्या, सूर्या तो रहा नहीं, अब जो मन करे बोल दो, बाकी गलती तो रत्ना की भी थी। हराम रिश्ते में रहने से अच्छा है किसी से शादी कर लेनी चाहिए थी। बहुत दुखद घटना है। मैम हर कहानी के 2 पहलू होते हैं जिनकी सच्चाई हमें पूरी तरह पता भी नहीं होती। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुमित अंबास्ता जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मोहम्मद जी ने कमेंट किया है, भट्टी कनाडा, सर दुनिया बड़ी जालिम है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आफ्ताब आलम जी ने कमेंट किया है, दिस इज अ लेसन फॉर ऑल विमेन हु आर इन लिव इन रिलेशनशिप्स। Life in relationships are a harmful cultural practice. Sir, everyone has the right to choose the kind of relationship that works for them. What's important is mutual respect, safety, and consent, rather than judging others' personal choices. Sir, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे विनोद राजपूत जी, श्याम बहादुर गुप्ता सर, अलग जोत सिंह जी, कोमल प्रसाद जी, फरहद खानम जी, गणेश सौद जी, मुकेश शर्मा जी, सत्यनारायण लहरे जी, जहीर डॉन जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।